नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग सेट नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जाकर शुरू से देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी लिंक से भी, एक स्टडी लिंक भी मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ भी आप मतलब अभिक्रिया पढ़ाया जा रहा है वहाँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? आपको संवेग को हम लोग संकेत करते हैं P से, और P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है? mv। इसको हम लोग बोलते हैं संवेग, और वेग को हम लोग सूचित करते हैं v से। वेग को किससे सूचित करते हैं? v से। और v बराबर क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटा समय, जिसको बोलते हैं d बटा t, यानी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और p बराबर क्या होता है? mv। m को बोलते हैं द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। m को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, और v अभी आपको बता दिए कि v क्या है? वेग। तो आपको जो अनुपात निकालना है, द्रव्यमान और वेग का अनुपात निकालना है। द्रव्यमान और वेग का अनुपात निकालना, तो लिखेंगे संवेग, द्रव्यमान बोल रहे संवेग और वेग का अनुपात निकालना, संवेग और वेग। तो जो संवेग का सूत्र होता है उसको लिखना है। तो संवेग को हम लोग लिखते हैं P बराबर mv, तो P बराबर क्या होता है? mv लिखेंगे। और वेग को चेंज नहीं करना है, v ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि v से v कट जाएगा। या तो आप v को वैल्यू रख कर काटिए, दूरी बटा समय, तो भी कटेगा, इसलिए v से भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? m। इसी को हम लोग बोलते हैं, m को हम लोग अभी बताया आपको कि m को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। m को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो यहाँ लिख रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? द्रव्यमान। तो इस तरह का प्रश्न आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना, और फार्मूला से आपको ही निकल जाएगा अनुपात, उससे निकल जाएगा ऐसा मात्रक, और आपको सीजीएस मात्रा में जितने भी मात्रक सभी निकल जाएगा, बीमा भी निकल जाएगा, और जो नॉर्मिकल वो भी बन जाता है। फार्मूला को सिर्फ याद रखिए और उससे काम हो जाएगा। या आपसे फार्मूला के जैसे में संवेग के पूछ लेता है कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो यहाँ भी आपको बताए कि m को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। जैसे हम आपको एक बता देते हैं निकाल के किस तरह से हम लोग निकालते हैं ऐसा मात्रक। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि संवेग का एक मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग को हम लोग बोलते हैं p, और p बराबर अभी बताए mv। p को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, p को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और v को वेग बोलते हैं, जो v बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय। जो v बराबर होता है दूरी बटा समय। जो वेग होता है, देखिए वेग में दूरी बटा समय नहीं होता, सॉरी, वेग में यहाँ लिखिएगा विस्थापन बटा समय। मिस्टेक है, वेग में विस्थापन बटा समय होगा, यह क्या होगा? विस्थापन लिखिएगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होगा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से आप देखिएगा कि द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं m, और विस्थापन को नापते हैं जो दूरी के बराबर। दूरी और विस्थापन में एक छोटा सा डिफरेंट है।
दूरी और विस्थापन में क्या छोटा सा डिफरेंस है। दूरी कहने का मतलब हो गया कि टोटल चला गया दूरी। जैसे मैं यहाँ मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से चलते हुए एग्जाम्पल से मैं एक बता दें, यहाँ से यहाँ हम लोग चले, ए मान लीजिए ए है और बी, ए से बी तक चले तो ये मान लीजिए 10 मीटर है, ए 10 मीटर, तो टोटल जो दूरी होगा 20 मीटर होगा। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन कहने का मतलब होता है जितना हम लोग जहाँ से चले और जहाँ जाकर रुके दोनों के सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे क्या होगा न्यूनतम दूरी। दूरी का ही दूसरा नाम है विस्थापन, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब ए से बी तक यहाँ से जो सबसे आ जाएगा न्यूनतम दूरी क्या आएगा, तो आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसको हम लोग नहीं करते, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ आपको हो जाएगा द्रव्यमान को बोलते हैं, वो विस्थापन को सूचित करते हैं किससे, मीटर से। विस्थापन को हम लोग सूचित करते हैं मीटर से, विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, मीटर से। और द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं केजी, तो केजी लिखते हैं, मात्रक में केजी लिखते हैं, और विस्थापन को बोलते हैं मीटर, और समय को लिखते हैं हम लोग सेकेंड। तो यहाँ आपका जो निकल कर आएगा कि केजी मीटर पर सेकेंड, या पर सेकेंड को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, या इससे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से निकलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो आपसे पूछा कि अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, तभी हम आपको यहाँ बता दें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगा, तो द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। तो वेग तो होगा नहीं, और वेग का सूत्र क्या होता है, अगर आपको वेग का मात्रक पूछेगा तो क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और त्वरण पूछेगा, त्वरण अगर पूछेगा तो इसका जो मात्रक होता है त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल है, तो बल बराबर जो सूत्र होता है, बल को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, जहां एम बराबर हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान, एफ बराबर होता है एम ए, एम बराबर हो गया द्रव्यमान, और ए बराबर हो गया त्वरण, ए बराबर क्या होगा, त्वरण। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहां पूछ रहा है कि द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, तो किसका होता है एम ए, एम ए। तो ये जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का। देखिए यहाँ द्रव्यमान और त्वरण तो दिया, लेकिन यहाँ एक भार और त्वरण दिया, एक द्रव्यमान और त्वरण दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्रव्यमान और त्वरण, और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है भार और त्वरण, तो ये भार वाला नहीं होगा आंसर, द्रव्यमान और त्वरण ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन में नहीं पूछता, आपसे पूछे ऐसा मात्रक, मतलब न्यूटन नहीं पूछेगा। किस तरह से पूछेगा, जैसे मैं केजी मीटर ये सबसे पूछता है ना, उस तरह से पूछेगा, तो उस तरह से ऑप्शन देगा और आपसे पूछ लेगा। न्यूटन ऑप्शन में देगा ही नहीं। तो उस तरह से भी आपको निकालने के लिए बताया कि क्या करना है, कि तोड़ देना है इसको। त्वरण को भी हम लोग क्या लिखते हैं, वेग बटा समय, त्वरण को हम लोग लिखते हैं वेग बटा समय। तो इस तरह से आपको तोड़ के निकाल लेना। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, ये आपका हो गया क्या, त्वरण का। तो यहां से हम लोग चलते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। 3 नंबर प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो कौन सा है, त्वरण बराबर होता है, और अभी हम आपको यहाँ बताएं बल बराबर क्या, तो जो बल बराबर, सॉरी यहाँ आपको हम लगता है कुछ मिस्टेक कर दिए थे। देखिए आप, बल बराबर जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इस तरह से लिखेगा, मीटर स्क्वायर नहीं होता, वो जो होता है जूल का
ऊर्जा का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, या इस तरह से भी लिखेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और त्वरण का जो होता है, त्वरण बराबर जो होता है, यहां दे रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो जो सही सूत्र है v बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, v बराबर u प्लस ए टी, गति का यह प्रथम नियम मतलब सूत्र है, गति का पहला सूत्र है ये, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, इस तरह से आपको याद रखना। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ मान लीजिए कि हम लोग इसको निकालते हैं, त्वरण हम लोग को निकालना है, तो a को बोलते हैं हम लोग त्वरण, तो यहाँ निकालेंगे u माइनस में आएगा, तो यहाँ से बचेगा ए टी, और t को हम लोग जब बटा में भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा a, और जो v हो गया आपका हो गया अंतिम वेग, और u हो गया जो प्रारंभिक वेग हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले u आता है ABCD में, तो u मतलब पहले आएगा तो प्रारंभिक वेग, और v अंत में आता तो v हो गया अंतिम वेग, और t समय हो गया, और e त्वरण हो गया। तो इसका बराबर क्या होगा v माइनस यू बाई टी। तो देख लीजिए किसमें v माइनस यू बाई टी पहला में भी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको भी आपको समझना होगा कि जैसे में मान लीजिए कि ए आपका हो गया, समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त, इसको क्या बोलते हैं गर्त, और इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको क्या बोलते हैं श्रृंग, और इसको बोलते हैं गर्त, और यहाँ से जो यहाँ जो विस्थापन हो इसको बोलते हैं आयाम, इसको क्या बोलते हैं आयाम। आयाम कहने का मतलब हो गया महत्तम विस्थापन को हम लोग बोलते हैं आयाम। तो यहाँ से जैसे ये चल रहा है, तो यहाँ से जैसे महत्तम गया मतलब यहाँ तक महत्तम है, यहाँ से फिर नीचे आया मतलब वहाँ से दूर तक नहीं जाता, महत्तम विस्थापन को हम लोग बोलते हैं आयाम। तो इसको यहाँ से हम बोलेंगे आयाम हो गया। और जो तरंग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, तरंग हम लोग किसको बोलते हैं, जो तरंग होगा दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तरंग, इसको हम बोलते हैं तरंग। ये क्या हो गया तरंग, या आपका दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग, इसको क्या बोलते हैं तरंग। दो श्रृंग या दो गर्त, तो देखिएगा कि यहाँ से कि ये श्रृंग हो गया, ये भी श्रृंग होता है, दो श्रृंग हो गया, या तो दो गर्तों के बीच की दूरी, ये भी गर्त है और ये भी गर्त है, दोनों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं तरंग बोलते हैं। तो आपसे पूछता है दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तरंग कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तरंगधार, जिसको बोलते हैं लैम्डा। आप इसको याद रखिएगा। तो यहां से पूछ रहा प्रश्न में कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तभी आपको बताएं कि दो श्रृंग अथवा दो गर्त दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं तरंगधार, जिसको सूचित करते हैं लैम्डा से। और आयाम किसको बोलते हैं महत्तम विस्थापन को आयाम बोलते हैं, यहाँ से जो विस्थापन होता है इसी को आयाम बोलते हैं, और यहाँ से इसको बोलते हैं तरंगधार, या यहाँ से इसको बोलते हैं तरंगधार। या तो दो श्रृंग होगा या दो तो गर्त होगा। गर्त कहने का मतलब जो गर्त मतलब गहरा, तो जैसे में गहरा की तरह मतलब गड्ढा है, तो गड्ढा की तरह तो इसको हम लोग नाम दे दिए गर्त, मतलब अपना भाषा में समझा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं गर्त बोलते हैं, और इसको बोलते हैं श्रृंग। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा आयाम होगा, तरंगधार होगा, आवृत्ति होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा तरंगधार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंडवाहिनी में जब निषेचन हो उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपण होता है। निषेचन का बाद जो होता है गर्भाशय में क्या होता है प्रत्यारोपण होता है, और ये अंड ग्रंथि जहाँ से अंडाशय निकलता है, और योनि मार्ग योनि में जाने के लिए मतलब ये मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो उसको भी लिख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है
एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, क्या है 1 है, और ऑक्सीजन का 2 है, अपने मन से बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मानिए, यहाँ मान लीजिए एक्स है, इसका वैलेंसी 1 है और वाई है, इसका वैलेंसी 2 है। जो एक्स और वाई जो बनेगा उत्पाद, तो इसका वाला जो वैलेंस है इस पे आएगा और इसका वाला वैलेंस इस पे आएगा, तो 2 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ रहेगा, लेकिन 1 हम लोग नहीं लिखते, इसलिए क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा x2y। तो इसी तरह से यहाँ पूछ रहे कि एक तत्व x के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब x के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसका संयोजकता 4 हो गया। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन कहने का मतलब H, तो इस पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे XH, तो H वाला जो इस पर आ जाएगा और X वाला इस पे जाएगा, तो यहाँ से 1 हट जाएगा तो आएगा XH4। तो देख लीजिए किस में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करने का मतलब अलग करना, और बी में दे रहा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो लिख रहे निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो जो भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की को संरक्षित करना मतलब बचाना, और महत्व प्रदान करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। या किस भाग में? तो भाग हो जाएगा 5। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? जो ये आपको हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 51 के क में है। जो अनुच्छेद हो जाएगा, सो देखिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ भाग 4 5 नहीं होगा, यहाँ भाग 4 के का होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, सॉरी। तो भाग 4 के का होगा और अनुच्छेद हो जाएगा जो 51 के का। भाग 4 के का में, भाग 4 के का में और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के का में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और एक और है कि लिख रहा है मूल संविधान का भाग नहीं था। जो मौलिक कर्तव्य है यह मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें स्वर्णश्री समिति के सिफारिश पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसको भी आप लिख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में क्या हुआ? जोड़ा गया किसको? मौलिक कर्तव्य को। और किस समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पे। आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा। स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पे इसको क्या किया गया? तो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। और जो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 11। वर्तमान में जो संख्या कितना है? 11। पहले कितना था? 10। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? तो 1976 में। किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया? तो स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पे। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है। ये जो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है, विष्णुगुप्त है,
कौटिल्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य का अन्य नाम में लिख लीजिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। कौटिल्य का अन्य नाम, कौटिल्य का अन्य नाम से अगर आपसे पूछेगा तो लिख लीजिएगा विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, चाणक्य, चाणक्य एक और नाम है वात्सायन, इसको आप लिख लीजिएगा। कौटिल्य का नाम, और एक किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे, मतलब एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसमें राजनीतिक नीतियां बताया गया था कि मतलब राजपाट को कैसे चलाया जाए, मतलब राजनीतिक नीतियां इसमें बताया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको आर्थिक से नहीं मारिए, क्योंकि यह अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र वाला नहीं है यार, इसमें राजनीतिक के बारे में बताया गया, मतलब राजनीतिक नीतियां के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो जो पुर्तगाली निवेश का जो प्रथम वायसराय, डियाज लिख रहा है ऑप्शन में, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। और अल्मीडा, तो जो अल्मीडा हो जाएगा यह कब से कब तक रहा था? तो 1505 से लेकर 9 तक, 1505 से लेकर 9 तक। और अल्बुकर्क, ये आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। इसका पूरा नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये जो था सेकेंड गवर्नर था, सेकेंड गवर्नर, सेकेंड गवर्नर। और जो अल्मीडा था यह फर्स्ट गवर्नर था। यह क्या था? फर्स्ट गवर्नर था। तो आपसे पूछ रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। यह प्रथम वायसराय था, और ये जो था सेकेंड वायसराय था। यह गवर्नर, मतलब जो भी, इसको बोलते हैं सेकेंड वायसराय, इसको बोलते हैं प्रथम गवर्नर या वायसराय। अल्मीडा था जो प्रथम था, और अल्बुकर्क था जो सेकेंड था। लेकिन अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इसको क्या माना जाता है? भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। यहां लिख लीजिएगा, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। ये भी आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अल्मीडा के बारे में, जो अल्मीडा के बारे में एक पॉलिसी दिया था जिसको नाम था शांत जल की नीति, ये भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको भी नोट यहां कर लीजिएगा। शांत जल की नीति किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्मीडा के द्वारा, जिसको बोलते हैं वलू वाटर पॉलिसी, वलू वाटर पॉलिसी। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे चलते। इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा
पूर्व, इसको आप लिख लीजिएगा। और जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में, कुंड ग्राम जिसको बोलते हैं, कुंड ग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं लीजिएगा, सॉरी, 540 ईसा पूर्व होगा। कब जन्म हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व, जन्म लिख लीजिएगा, जन्म 540 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं 599 देता था, 540 इसका आंसर मानिएगा। और जो ये थे महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो इनके बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में जो आपको बताया गया था, इसके जो पिछले वाले वीडियो का जो भी अगर आप शुरू से देख रहे हो वीडियो को, तो आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में जब आया था तो डिटेल में पूरा हम बता दिए थे, सारा बता दिए। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा नाम था। पुत्री का क्या नाम था? तो अनुजा प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। और बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था। और प्रथम शिष्य कौन था? तो जामली, जामाली। तो आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, या नहीं देखें तो पिछले वाले जाकर वीडियो देख लीजिएगा, शुरू से आपको मिल जाएगा। और इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। यशोदा भी बोले थे, नहीं, पत्नी का नाम यशोदा था और माता का नाम था त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो चलिए हम आपको यहां बता देते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछता भाखड़ा नागल बांध तो यह किस नदी पे बनाया गया है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है ये आपका हो जाएगा सतलज नदी पे। देखिए यहाँ भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा सतलज नदी पे। अगर कोसी बांध पूछेगा तो कोसी नदी पे। रिहंद बांध पूछेगा तो सोन नदी पे। रिहंद बांध किस नदी पे? सोन नदी पे। और हीराकुंड बांध पूछेगा तो महानदी पे। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध महा मतलब होता है महान आदमी। तो हीरा किसके पास रहता है? महान आदमी के पास। तो हीरा से याद रखिए महानदी, महान आदमी से याद रखिए महानदी। और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये भी पूछ लेता। और यह विश्व की सबसे लंबी बांध है। तो यह स्टार लगा लीजिएगा, जितना स्टार लगाना होगा, और इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर नागार्जुन सागर पूछेगा तो कृष्णा नदी पे नाग और अर्जुन, नागार्जुन सागर हो जाएगा जो कृष्णा नदी पे हो जाएगा। तो कृष्ण से याद रखिएगा नाग। कृष्ण क्या होते थे? तो नाग के बहुत शौकीन थे। तो आप देखिएगा जो वो सीन जो होता है जिसपे कृष्ण जी डांस करते नाग के ऊपर, तो कृष्ण जी से याद रखिएगा नाग। तो नाग से हो जाएगा नागा सागर पे, कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे। अब मैटूर बांध हो जाएगा कावेरी नदी पे। सभी इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी पे कौन सा हो जाएगा? महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे। आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? रावी, सिंधु, चिनाब, सतलज। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सतलज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, ये 12 ही है, ये 11 था, ये आपका 11 तो 12 हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध के भी बारे में आपको डिटेल से फुल डिटेल बता दिया गया था पिछले वाले वीडियो में। तो एक बार हम आपको यहाँ रिवीजन सिर्फ करा देंगे, बोल देते हैं और उसको आप लिख लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर पूछेगा तो पहला पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन नाम था और ये शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? तो महामाया नाम था और ये कुल्य गणराज के थे। और बचपन का नाम इनका क्या था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था। और अर्थ सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। सिद्धार्थ का अर्थ होता है, तो आप इसको याद रखेगा। और गृह त्याग को क्या बोलते हैं? ये सबसे ज्यादा आपसे पूछता है। गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। और जो गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, और मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु हुआ था।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देवता के रूप में जो इनका जो प्राप्त हुआ था कनिष्क, जो कुषाण वंश के था, कनिष्क जो कुषाण वंश के था। तो यहां लिख रहा अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? न्यूनतम आयु सीमा है लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा कितना हो? तो 25 वर्ष न्यूनतम है, मतलब इससे कम रहेगा तो आप लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा के न्यूनतम जो आयु है, विधानसभा भी पूछेगा तो कितना बताइएगा? 25 वर्ष, और लोकसभा भी पूछेगा तो 25 वर्ष। लेकिन अगर राज्यसभा तथा विधान परिषद पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 30। राज्यसभा तथा विधान परिषद पूछेगा, देखिए यहां लिख लीजिए इसके बारे में। लोकसभा तथा विधानसभा कितना हो जाएगा? 25 वर्ष न्यूनतम आयु। और अगर राज्यसभा पूछता है, राज्यसभा तथा विधान परिषद कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष। लेकिन पंचायती राज के लिए पूछता, पंचायती राज चुनाव के लिए कितना हो जाएगा? पंचायती राज चुनाव के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो प्रश्न का आंसर जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णन है? जो अनुच्छेद है वह 64वां नहीं बोलिएगा, सॉरी। यह किस अनुच्छेद में वर्णन है आपसे अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ राइट हो जाएगा। और जो अनुच्छेद होगा 64 में यह बताया गया कि राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 64वां अनुच्छेद में बताया, मतलब 64 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें यह बताया गया कि राज्यसभा के सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में इसके बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। 16 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? तो जो शून्य काल का जो अर्थ होता है संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के 1 घंटे की जो अवधि होती है उसी को हम लोग शून्य काल के नाम से जाना जाता है। संसद के, ध्यान से सुनिएगा, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक, लिख लीजिएगा, प्रश्न काल के ठीक बाद के 1 घंटे की जो अवधि होती है उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य काल कहा जाता है। तो लिख रहा है वह दिन जब संसद में कोई कार्य ना होता हो, तो ये तो होगा नहीं। निलंबित प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा। स्थगन काल, ये भी नहीं होगा। प्रश्न उत्तर सत्र, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको तुरंत पिछले वाले वीडियो में बताए थे किस
के नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था अभी आपको पिछले वाले प्रश्न में, इसी वीडियो में बताया, पिछले वाले जो प्रश्न था उसमें। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कब? तो 1976 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति का महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यह कब हुआ था? तो 1993 में। और जो अनुसूची है, अनुसूची 9 के का जोड़ा गया, 9 के का में इसके बारे में बताया गया। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका 19 नंबर प्रश्न है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 9वीं पूछा, अगर पहला पूछेगा तो 1951 से 1956, क्योंकि हर 5 वर्ष पे आता था। और इसमें जोड़िएगा 1956 से, तो कितना हो जाएगा? 1956 से 5 जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा। और 1961 से जोड़िएगा तो 1966। और 3 वर्ष के लिए योजना क्या हुआ था? तो अवकाश रहा था। कब से कब तक? तो 1966 से लेकर 1969 तक। तो ये भी पूछ लेता कि योजना अवकाश कब तक रहा था। कब से मतलब कब तक? तो 1966 से लेकर 1969 तक। और या आपसे हॉलीडे पूछ लेता, प्लान हॉलीडे। तो इसका जो आंसर होगा 1966 से लेकर 1969। और इसके बीच आया था 1 वर्षीय योजना लाया गया था। और ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय, सेकेंड हो जाएगा, और तीसरा पंचवर्षीय। लेकिन आपसे 9वां पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लिया। 9वां, तो 9वां का जो था वो आपका हो जाएगा 1997 से लेकर 2002 तक। 1997 से लेकर 2002 तक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप इसको याद रखिएगा। प्लान हॉलीडे आपसे पूछ लेता है योजना अवकाश कब से कब तक रहा। तो 1966 से लेकर 1969 तक। 20 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो जमशेद जी टाटा के द्वारा बसाया गया था, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को जिसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और स्थापना कब हुआ था? 1907 में। टिस्को का स्थापना कौन किए थे? जमशेद जी। और कब किए थे? तो 1907 में। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? तो दामोदर, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, सुवर्ण लिखता है या स्वर्णरेखा करिएगा अजय। तो ये किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा, जो झारखंड में पड़ता है। जेएच लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका आंसर आपको बता दें, स्वर्णरेखा होगा। इसका आंसर 1997 से लेकर 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चला। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। और कब हुआ था? तो 1993 में। अनुसूची 9 के क में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के 1 घंटे की जो अवधि होती है उसी को हम लोग शून्य काल कहते हैं, यानी प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। या किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, मतलब वर्णन है? तो अनुच्छेद 64। और लोकसभा तथा विधानसभा का जो समय होता है, न्यूनतम जो होता है आयु 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा विधान परिषद का जो न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष होता है। और पंचायती चुनाव के लिए कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। तो यहाँ आपसे पूछा लोकसभा तो 25 वर्ष हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और गृह त्याग किस नाम से जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण। और मृत्यु जो हुआ था उसको हम लोग जानते हैं महापरिनिर्माण के नाम से। और कहाँ हुआ था मृत्यु? कुशीनगर में। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से बता दें, भाखड़ा नागलबंद किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो सतलज। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थे? पावापुरी। और कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। प्रथम पूछेगा तो अल्मीडा। और जो सेकेंड था वो कौन था? अल्बुकर्क, फ्रांसो डी अल्बुकर्क सेकेंड था।
लेकिन अलवुकर को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अलवुकर को। ते भी आपसे पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक के बारे में इसमें बताया गया। कौटिल्य के अन्य नाम क्या? विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, वात्सायन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था किसको? तो मौलिक कर्तव्य को। और किस समिति की सिफारिश पे? स्वर्ण समिति की सिफारिश पे। और कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। तो इसको आप याद रखिए। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, मतलब उसको सुरक्षा करना और महत्व प्रदान करना। यहां आपको बता दी थी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका आंसर क्या होगा? अंडवानी, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ आपको बोलते हैं दो सिरिंगों के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंगधार, या दो गर्तों के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंगधार। और महत्तम विस्थापन को बोलते हैं आयाम। तो इसका आंसर क्या होगा? तरंगधार। की दो उत्तरोत्तर सिरिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। आयाम किसको कहते हैं? महत्तम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। और आवृत्ति इसके बारे में जो नेक्स्ट वाले वीडियो आएगा, तो किसी वीडियो में आपको डिटेल इसके बारे में बता देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एक टॉपिक से रिलेटेड, हम वो सारा इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में। यहां आपको बता दिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एफ बराबर एम ए होता है। अगर आपसे पूछेगा बल का मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। तो बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण। बल बराबर क्योंकि होता है एफ बराबर एम ए। एम को बोलते हैं द्रव्यमान, ए को बोलते हैं त्वरण। यहाँ भी आपको निकाल कर अच्छे तरह से बता दिए थे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। इसको निकाल कर हम आपको यहाँ बता दिए थे, तो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।